पीछे आप मस्जिद देख पा रहे होंगे और मस्जिद में फिलहाल बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई ताकि कोई भी आम आदमी यहाँ पर ना पहुंच पाए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। असलम नाम बताया जा रहा है उसका और उसी पर आरोप है कि उसी ने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी। और साथ साथ अंसार को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और आरोपी है अंसार, और अंसार पर कई सारे आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। यानी कि लगातार अब पुलिस का शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है और धीरे धीरे तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी होने लगी है। और अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जब होगी तो उसमें और कई सारे बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल जो पिस्टल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। और साथ साथ गिरफ्तार असलम पर गोली चलाने का आरोप भी है। अंसार की भी गिरफ्तारी हुई है, एक और शख्स है जिसको की आरोपी बनाया गया है। और साथ साथ अंसार के खिलाफ इससे पहले कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज थे। और साथ साथ हर तस्वीर आज हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। मेरे कई सारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं। नीरज, इस वक्त क्या तस्वीर आपके पास है? शिवानी, इस वक्त बिल्कुल मौजूद हूँ घटना स्थल पे, जहां पहली बार हिंसा भड़की थी। जो दावा किया जा रहा है, जो जानकारी आई है, ये वही मस्जिद का इलाका है जहां पूरी हिंसा भड़की थी जब शोभा यात्रा गुजर रही थी। आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। ईंट पत्थर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने झंडियाँ ली होंगी, उन झंडियों की भी तस्वीरें देख सकते हैं। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। यहाँ किसी की भी आवाजाही को परमिट नहीं किया गया। जो सिर्फ स्थानीय लोग यहाँ रहते हैं उनको यहाँ आने की इजाज़त है। आप देख सकते हैं घरों के दरवाजे, दुकानें बंद हैं। सबके घरों के दरवाजे और दुकानें जो हैं वो भी बंद है, आज खुला हुआ नहीं है। कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं वो लोग सिर्फ निकल सकते हैं, उन्हें आने जाने की इजाज़त है। बाहरी कोई लोग भी नहीं निकल सकता। मीडिया के लोगों को आने की इजाज़त है। अब चलते हैं अपने सहयोगी जावेद के पास। जावेद, क्या जानकारी है? देखिए नीरज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बी ब्लॉक में, और बी ब्लॉक में घर है अंसार का। अंसार पुलिस की एफआईआर में मेन आरोपी हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ 4-5 लोग थे। बहस शुरू हुई और उसके बाद पूरी हिंसा हुई। अंसार की भाभी है हलीमा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हलीमा, अंसार बड़ा आरोपी पुलिस बता रही है उनके एफआईआर में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब झूठ है, सब झूठ है। क्योंकि कल जब रैली जा रहा था, हम चाहते कि आप अपने धर्म में खुश रहे, हम हमारे धर्म में खुश रहे, क्योंकि हम खुद हिंदू एरिया में रहते हैं। हम लड़ाई झगड़ा हिंसावादी इन सबों में नहीं रहते। पुलिस कह रही है कि वो 3-4 लोगों के साथ मस्जिद में पहुंचे, वहां बहस की जो शोभा यात्रा में थे, और उसके बाद ये पूरी हिंसा भड़क गई। जब उन्होंने ये खाली बोला है कि उन्होंने ये बोला है कि 800-900 जने थे, पहली रैली गई। उन्होंने बोला है भाई रैली ले जा रहे हो, अच्छी बात है, आराम से ले जाओ, हमारे आगे मस्जिद है, मस्जिद के सामने आप खाली बंद कर देना जो डीजे की आवाज है। उन्होंने क्या किया, पहली रैली तो उनकी सही गई, बिल्कुल सही, उनके साथ एक भी पुलिस नहीं था। दूसरी रैली में उनके साथ 2 या 3 पुलिस थे, और दूसरी रैली इतनी लंबी थी, इतनी लंबी, वो रैली निकलने में 2-3 घंटा लग गया। और वो जाके गए सीधा मस्जिद के सामने। मस्जिद के सामने उन्होंने डीजे की आवाज तेज कर दी। पहला पथराव उन्होंने मस्जिद के अंदर मारा। जब मारा उन्होंने बोला ये बहुत गलत हो रहा है। जब गलत हो रहा है उन्होंने चाकू जमीन में चलाना चालू करा, तलवारें। तो आप कह रहे हैं कि वो बीच बचाव करने गए थे? हाँ, वो बीच बचाव करने गए थे, वो तो बाद में गए। ठीक है। देखिए हलीमा है, हलीमा भाभी है अंसार की। इनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ वो बीच बचाव करने अंसार गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे अंसार के मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर जमा हैं और कह रहे हैं कि अंसार निर्दोष है। लेकिन पुलिस की जो एफआईआर है उसमें कहा गया है साफ तौर पर कि अंसार वहाँ बहस की और उसके बाद जो है मामला इतना बढ़ा कि हिंसा हो गई। अब हम अपने सहयोगी रवि के पास चलेंगे, वो आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। जी रवि। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें, कल जब यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा आगजनी तोड़फोड़ की गई है। आज जगह जगह पुलिस मौजूद है, पीसीआर वैन मौजूद है। लेकिन मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन इधर आए और दिखाएं कि कल एक दुकान, मेडिकल की ये दुकान है, यहाँ पर लूटपाट की गई है। इनके साथ हम बातचीत करते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, कल यहाँ पर जब लूटपाट हुई तो उसके बाद किस तरह से ये सारी दवाइयां यहाँ बिक्री हुई हैं। आज भी कल जो आगजनी तोड़फोड़ हिंसा हुई है उसके निशान जहांगीरपुरी में मौजूद हैं। ये देखिए, ये दुकान के मालिक हैं, इनसे क्या हुआ कल यहाँ पे? सर, हमारे इतनी उपद्रवी भीड़ आई और हमारा गल्ला भी लूट लिया
और हमारे पर प्रहार भी करा उन्होंने, पत्थर भी मारे हैं और हमारा सारा काउंटर तोड़ दिया उन्होंने। ये क्या है ये सब? ये सारा गल्ला लूट के ले गए, हमारे जो कैश था वो सारा लूट लिया। ये देखिए ये पड़ा हुआ है, काउंटर तोड़ दिया उन्होंने, ये सारा काउंटर यहाँ पे टूटा हुआ है। हमारे को पत्थर मारे, हम तो भाग गए यहाँ से, अच्छा, दुकान ही छोड़ के भाग गए। यहाँ थोड़ा भी, ये देखो यहाँ पे तलवार थी उनके हाथ में, तलवार डंडे सब कुछ था। हाँ, उन्होंने इतनी जब तेजी से हमारी सारी स्कूटी खड़ी थी वो भी तोड़ डाली। आपकी स्कूटी भी तोड़ डाली? ये देखो सामने वो खड़ी हुई है, अच्छा, बुलेट तोड़ी हुई है, सारी स्कूटी सब तोड़ रहा है। हाँ। तो ये तस्वीरें देखिए, ये दवाइयां जो लोगों की जीवन रक्षक दवाइयां हैं, लोगों को जीवन देती हैं। कल उपद्रवियों ने इस दुकान को भी नहीं बख्शा, यहाँ पे सारी दवाइयां बिखरी हुई हैं। जो दुकान के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि इनका सारा पैसा काउंटर में जितना भी गले में था वो सारा का सारा लूट लिया गया। ये डर में थे, भय में थे कि उस वक्त किस तरह का माहौल हो जाए। तो कल क्या हुआ है ये निशान आप देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी? सर हमें तो बहुत डर लग रहा है, अभी तो हमें जान की परवाह हो रही है जी। ये देखिए, डर और भय अभी भी बना हुआ है लोगों के जहन में। सवाल है कि जहांगीरपुरी का जो पहले माहौल था वो फिर से दोबारा कब स्थापित होगा। शिवानी, ओवर टू यू, आप क्या देख पा रही हैं? यहाँ तो हम अभी भी लूटपाट और आगजनी की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर तस्वीर यहाँ से भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कई गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं। असलम और अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ साथ 9 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं और न्यूज 18 के पास वो एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस एफआईआर की कॉपी में साफ मेंशन है, साफ लिखा हुआ है कि पुलिस पर फायरिंग की गई थी और साथ साथ जब पथराव किया गया उसके बाद भगदड़ की स्थिति मौजूद हो गई थी। और आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। असलम नाम बताया जा रहा है उस शख्स का और असलम ने ही फायरिंग की थी पुलिस पर और साफ साफ एफआईआर में ये बात मेंशन भी है। तो लगातार पुलिस का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को यहाँ से तस्वीर दिखाना जरूर चाहूंगी, क्योंकि देखिए मेरे ठीक पीछे मस्जिद मौजूद है और वहीं ठीक कुछ कदम की दूरी पर मंदिर भी है और यहीं से शोभा यात्रा आगे चलती हुई आ रही थी। और ठीक जैसे यहाँ पर पहुंची तो कहा जा रहा था कि ऊपर छतों से कुछ लोगों ने बोतल के जरिए और कई लोगों ने पत्थरबाजी की और सवाल अब यही उठता है कि आखिर इतनी मात्रा में पत्थर और बोतल आखिर कहां से इकट्ठा हुई थी। और एक बार अब देखिए यहाँ पर जो माहौल है, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है और साथ साथ बैरिकेडिंग जगह जगह लगा दी गई है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ सामने पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर तमाम तैनात है और कड़ी तैनाती इस वक्त की गई है। आरएएफ तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो पाए और कोई भी असामाजिक तत्व आसपास अगर घूमता हुआ दिखा तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। यानी कि पूरी मुस्तैदी है यहाँ पर ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से यहाँ पर बचा जा सके। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता दें कि एफआईआर की जो कॉपी है वो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पुलिस बल जो था उस पर फायरिंग की गई थी और असलम नाम का ही वो शख्स था जिसने फायरिंग की थी। तो लगातार हर अपडेट हम यहाँ से आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहांगीरपुरी जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर कल ये पूरी हिंसा हुई थी, ये मिश्रित आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर कई बांग्लादेशी भी रहते हैं और हिंदू मुस्लिम आबादी भी रहती है, इसलिए सुरक्षा के कई सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन और अपडेट्स के लिए अब चलते हैं नीरज के पास। नीरज, क्या तस्वीर आपके पास है? शिवानी, देखिए हिंसा की घटना तो एक हुई है लेकिन दावे अलग अलग की जा रहे हैं। एच और जी ब्लॉक के लोगों से जब बात की तो उनका कहना था कि कुछ बांग्लादेशी इसमें शामिल है जो दूसरे हिस्से में रहते हैं, यानी सी ब्लॉक की तरफ रहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते, शोभा यात्रा की निशानियां आपको यहाँ मस्जिद के सामने देखने को मिल जाएंगी। इस तरह की झंडियां आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको दिखाते हैं सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है उसके अंदर कई झंडियाँ हमें देखने को मिली। लेकिन निशानी जो है, दूसरी निशानियाँ जो हर तरफ दिख रही है, सी ब्लॉक की बात करें, जी ब्लॉक की बात करें, एच ब्लॉक की बात करें, वहाँ एक निशानी जो देखने को मिल रही है, बड़े बड़े पत्थर, बोतलें कल देखी जा रही थी, दूसरे हिस्से में हमने देखा शीशे टूटे हुए। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर यहाँ मस्जिद के सामने गिरे पड़े हैं। जब 5:30 बजे के आसपास हिंसा हुई थी तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दुकानें बंद हैं, आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं अर्धसैनिक बलों की तरफ से लगातार इस तरह की पेट्रोलिंग की जा रही है, पूरे इलाके में किसी तरह की हिंसा न हो उसके लिए आरएएफ के फोर्सेस को आप देख सकते हैं, वो लगातार इलाके में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में घूमकर इसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे किसी तरह की हिंसा न भड़के। आगे के लिए चलते हैं अपने सहयोगी जावेद के पास। देखिए, बी ब्लॉक में हमारी मौजूदगी है और हमने परिवार से बात की और
जो अंसार हैं उनके पड़ोस के भी लोग मौजूद हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आबादी जो है यहाँ मिक्स है, यहाँ हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। आप आइए, आप बताइए क्या अंसार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने बहस की और उसके बाद हिंसा भड़क गई? हम नहीं कह सकते अंसार के बारे में। क्यों नहीं कह सकते? कभी भेदभाव नहीं रखता हिंदू मुसलमान में। हमारा मंदिर बनता पूरा देता है वो, हमारा कीर्तन जागरण तो उसमें गरीबों को खाना खिलाता है। कभी उसके बच्चे कभी वो नहीं लड़े हम लोगों से, मिल के रहते हैं। पुलिस की FIR में यह है कि उनकी वजह से ही दंगा भड़का, वो बहस कर रहे थे लोगों से और उसके बाद इतना दंगा भड़का कि आगजनी तक हो गई। वो नहीं पता, दंगा का नहीं पता मुझे, लेकिन बाद में पता चला। लेकिन यहाँ गली मोहल्ले में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आप बताइए। जब दंगा हो रहा था वो इधर थे, हमारे सामने से गए हैं कि क्या हुआ, मैं दंगा हो रहा है तो देखते, तो उन्हें बीच में चाप करा हुआ। जब दंगा वहाँ ज्यादा शुरू हो गया ना, जब वो गए कि क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, तो हमारे ये मैं गली आपको दिखाना चाहूंगा, बेहद संकरी गली है और बहुत मिक्स आबादी है। जब हम अंसार के घर पर आए हैं तो यहाँ सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, अंसार के परिवार के लोग इकट्ठा हो गए हैं, जो आस पड़ोस के हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन FIR में अंसार आरोपी है। अंसार ने अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा, ये कहा गया था, तो ये FIR में लिखा है। लेकिन परिवार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। परिवार कह रहा है कि अंसार बीच बचाव करने के लिए गया था। शिवानी हमें आगे की तस्वीरें बताएंगी, अब क्या माहौल है वहां पर। जी बिल्कुल, हर तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए फिलहाल RAF की जो तैनाती वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है और सुबह से ये थी तो, लेकिन अब इनकी जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और देखिए यहाँ पर एक फ्लैग मार्च इनकी ओर से अब होगा भी, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहाँ से कल शोभा यात्रा निकली थी। उसके बाद उपद्रव होता है और आपस में दो गुट भिड़ जाते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल तोड़ी जाती हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, आगजनी की जाती है और पथराव किया जाता है, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उसमें 9 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं, जिसमें से 8 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और इसी वजह से आज यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि ये जो इलाका है जहांगीरपुरी का, ये मिश्रित आबादी यहाँ पर रहती है। हिंदू मुस्लिम आबादी तो रहती ही रहती है, साथ साथ बांग्लादेशी भी कई यहाँ पर बसे हुए हैं। आसपास कई सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो कुछ भी नुकसान ना हो इसलिए यहाँ पर RAF की तैनाती कर दी गई है। लेकिन रवि के पास कुछ तस्वीर जरूर सामने आ रही है। रवि ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़े हुए। रवि, क्या अपडेट आपके पास? शिवानी, हम लगातार कल जो हिंसा हुई थी, कल जो उपद्रव हुआ था, कल जो आगजनी हुई थी, लूटपाट हुई थी, उसके निशान आज भी मौजूद हैं। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, ये गाड़ी है, ये गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है। यहाँ पे ये देखिए आप, किस तरह से कल जब यहाँ हिंसा हुई तो इस गाड़ी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, पूरी तरह से ये शीशे तोड़ दिए गए। अंदर अभी भी देखिए पूरी तरह से कांच मौजूद है। सोचिए अगर इस गाड़ी के अंदर कल कोई मौजूद होता तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होती। अंदर जो शीशा हुआ है पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये देखिए हर चीज यहाँ टूटी हुई है। गाड़ी के मालिक से बातचीत करते हैं। ये आइएगा सर, ये आपकी गाड़ी है ना? ये क्या हुआ था कल वहाँ पे? सर यहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं है, यहाँ की जनता को। यहाँ तो सब अपने अपने काम में लगे थे और अपने दुकानों पे बैठे हुए थे। पीछे कहीं झगड़ा हुआ होगा कुशल चौक पे, रैली निकाल रहे थे, वो रैली पे कहीं पथराव करा होगा उन्होंने। वो जो बजरंग दल वाले थे, आपको क्या पता लगा ये आपकी गाड़ी टूट गई ऐसे? हम तो यहाँ से भागे ना एकदम से। अच्छा, भागे? वो सब उनके पीछे भागे हुए आ रहे थे। अच्छा 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 अच्छा। बजरंग दल के पीछे, रैली वालों के पीछे वो भागे हुए आ रहे थे सारे के सारे। और यहाँ जो आम पब्लिक, हम अपने काम में लगे, कोई सामान खरीद रहा है, कोई पानी लेने जा रहा है, कोई अपने बच्चों को खिला रहा है, तो जब भगदड़ देखी तो साथ को भागना पड़ा, हमें भी छोड़ के भागना पड़ा। तो यहाँ तो पब्लिक को पता ही नहीं है क्या हो रहा पीछे। अच्छा, यहाँ तो अचानक हमला हुआ है। ये देखिए अचानक हमला हुआ है। जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी, एकाएक सारी की सारी गाड़ियां टूटी। और ऐसी ही तस्वीरें हैं। यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, उसको पूरी तरह से लूट लिया गया है। और साफ तौर से ये नजर आ रहा है कि कल सब कुछ सामान्य चल रहा था, एकाएक यहाँ पर हिंसा हो गई और लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद आज यही पुलिस, RAF, सुरक्षा, डर, भय लगातार यहाँ बना। शिवानी, ओवर टू यू, वहाँ क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी रवि, बिल्कुल तस्वीर हम यहाँ से फिर से एक बार आपको दिखाएंगे, लेकिन आखिर कल से लेकर अब तक बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास भी सामने आई हैं। उन 5 तस्वीरों को दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जिनके जरिए जिक्र हो रहा है कि आखिर कल यहाँ पर जो घटना हुई इसके बाद क्या स्थितियां यहाँ पर बन गई थी, क्योंकि लगातार तोड़फोड़ हुई और दोनों ही ओर से पथराव लगातार किया जा रहा था। मोटरसाइकिल और गाड़ियों को उन पर लगातार हमला किया गया और ऐसे में लोग काफी घबरा गए थे। जो आम लोग थे, जिनको अचानक पता चला कि यहाँ पर उपद्रव हुआ, उनमें भगदड़ का माहौल बन गया था। तो ऐसे में ये 5 तस्वीरें साफ दिखा रही है कि आखिर कल जो कुछ हुआ,
जिस तरीके से उपद्रव हुआ उसके बाद वहां पर क्या स्थितियां थी और इन्हीं स्थितियों पर अब ये कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा कि पूरा यहाँ पर काबू कर लिया गया है, नियंत्रण किया गया है। हालांकि हम भी मौजूद हैं और देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर लगातार, कल से जब ये रात को 8:30 बजे के आसपास जब ये हिंसा हुई तब से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और अब भी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की हलचल अगर यहाँ पर होती है तो उसको तुरंत उससे निपटा जा सके। और 5 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आखिर कल से लेकर अब तक क्या क्या तस्वीरें ये कैमरे में कैद हुई है और चश्मदीदों का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया। किसी को कुछ मालूम नहीं था, किसी ने कहा कि अचानक चीजें हुई और किसी ने कहा कि पहले से ही पत्थर बटोर के रखे गए थे। और सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतनी मात्रा में पत्थर कहां से आए और यही जांच का विषय है और लगातार इसको लेकर जांच भी हो रही है। और तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी भी आसपास यहाँ पर मौजूद हैं और आरएएफ की तैनाती फिलहाल यहाँ पर कर दी गई है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए मेरे पीछे ये दिल्ली पुलिस का जो व्हीकल है वो आगे बढ़ रहा है और यही वो क्षेत्र था जहां से कल शोभा यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहाँ पर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो सारी तस्वीर आप देख रहे हैं और एक बार फिर से हम चलते हैं नीरज के पास। नीरज, क्या तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे? शिवानी धन्यवाद। पूरे इलाके में सड़क से मिलने वाली हर गली पे पहरेदारी है पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की। ये जो सड़क आपको दिख रहा है शिवानी, ये वही सड़क है जहां आप भी आगे में मौजूद हैं और ये वही स्थल है, घटना स्थल है हिंसा की जहां शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं इन गलियों में लोग आमतौर पे रविवार के दिन ये लोग सड़कों पे आते थे, आज इन गलियों में रहने को मौजूद है। पुलिस का पहरा है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, पुलिस के जवानों को देख सकते हैं। हर गली हर चौराहे पर इसी तरह की स्थिति है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये हलवाई का काम करते हैं। आप लोग आज कैसा महसूस करें घटना के बाद, क्या लगता है आपको? बात करेंगे। देखिए कोई बात करना नहीं चाह रहा, कोई तालेबंदी नहीं की गई है यहाँ, देख लीजिए इस गेट पे कोई तालाबंदी नहीं है, लेकिन डर आशंका भय इतना है कि कोई खोलकर बाहर भी नहीं आना चाहता। ये घटना स्थल की तस्वीर और कुछ स्थानीय लोगों से बात करते, कैसे देखते हैं इस घटना को? बाबा, घटना को कैसे आप देख रहे हो? सर जी, घटना तो मतलब हर साल ये शोभा यात्रा निकलता है जी। कल की शोभा यात्रा कुछ अलग ढंग से था जी। जिस तरह से इनको मतलब तलवारें और बल्लभ लाठियाँ छुरी बंदूकें लेके घूम रहे थे, इस तरह से शोभा यात्रा नहीं होना चाहिए हमारे। लेकिन दूसरे पक्ष से हमारी बातचीत, उनका कहना है कि दूसरी तरफ के लोग इन सब चीज़ों के साथ मौजूद थे। नहीं, मुस्लिम नहीं, सवाल किसी धर्म का नहीं, लोग का है, दो समूह का है। नहीं, दो समूह में से सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास हथियार थे। जब ये घटना घटी है, जब मस्जिद के सामने से गुजरता हुआ जा रहा था तो भव्य वो क्या नाम है झंडा जब बांधने की कोशिश की गई है तब जाके रोकाथाम हुआ, तब जाके झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। इससे पहले हाथापाई नहीं हुआ था। यहाँ से 3 दफे अब तो हिंसा हो गई, घटना हो गई, पुलिस के लोग तैनात हैं, तो अब आपको डर लग रहा है? क्योंकि दूसरे तरफ के लोग जी और एच ब्लॉक के लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो बहुत भय में हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटना पहले नहीं तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा, किस तरीके से ये हिंसा हुई, उनका क्या कहना था, क्योंकि वो चश्मदीद जरूर थे। लेकिन और यहाँ पर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने खुद इस बात का संज्ञान लिया और मेरे पीछे आप फोर्स भी देख सकते होंगे, लेकिन साथ साथ जो चश्मदीद वहाँ पर कल मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना था, क्योंकि वो जानना और सुनना भी बेहद जरूरी है। पहले आप वो सुनिए। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहां से निकल रहा था, कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पे पथराव कर दिया। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है, उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे, तो उस समय हम लोग बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी, हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? किन लोगों को? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे। देखिए, अंसार की वाइफ हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अंसार को आरोपी बनाया है पुलिस की एफआईआर में, उनकी बीवी है हमारे साथ। आप अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे? अंसार पर आरोप है
कि उनकी वजह से हिंसा भड़की? हमारा नाम सकीना है और हम यहाँ पर 10-12 साल हो गए हमें रहते हैं। ये देखो हमारा साथ सारा हिंदू बहन है, ये मेरा बहन है, ये भी बहन है, वो मेरा बड़ा भाभी है। ये जहाँ पर बैठा हूँ ये भी एक हिंदू भाई का घर है। हम दोनों पार्टी में इतना लेन देन है कि मतलब हम कुछ भी मतलब जो भी पार्टी त्योहार के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं और कल क्या कर रहे थे? उन पर ये आरोप है कि वो बहस की और बहस इतनी बढ़ गई कि दंगा। बहसबाजी कुछ नहीं, कल रोजे खोलने का टाइम था तो हमें आके कह रहा कि मोनी खाना दो। फिर वहाँ से खबर आया कि ऐसा हंगामा हो रहा तो खाना छोड़ के भाग गया। कह रहा नहीं मुझे जाके ना सबको बचाना पड़ेगा, अब माहौल इतना खराब है कोई एक दूसरा मर ना जाए, जाके हम छुड़ाए आपस में। और ये तो नाइंसाफी करके उसको ही दोषी दे दिया कि वो दोष है, लेकिन वो सब चीज़ दोनों चीज़ को मानता है। वो हम मुसलमान है तो क्या है, वो हिंदू को ज़्यादा मानता रहता है। और तुम पूछो मंदिर है सामने, कुछ भी होता मंदिर में, अगर कुछ भी चाहिए कुछ भी हो तो वो सहायता करता है। क्या अंसार काम क्या करता है बताएं? वो मोबाइल का काम करता है बस, और प्रॉपर्टी करता है। कल पुलिस घर से अरेस्ट करके ले गई है या क्या रहा था? कल क्या कह रहा है कि मतलब जो स्टाफ वाला आया था तो वो कह रहा हमारा साथ चलो, तो साथ ले जाके कह रहा अभी हमारा साथ रहो, तो ले जाके वो खुद ही पेश हुआ। अगर वो चोर होता तो वो भाग जाता, लेकिन उसने कोई गलती नहीं करा, वो अपना सपोर्ट से गया हुआ है। उसको क्यों लेके गया, हाँ बताइए क्यों लेके गया और ले जाके उसको बिठा दिया, सब दोष उन्हीं का ऊपर क्यों आया? बस हम चाहते कि हमारा सुरक्षित है घर आ जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो अच्छा आदमी को क्यों पकड़ के ले, जो दोषी हो उसको पकड़े, हमारा तो दोषी नहीं था ना। आप ये मान रही है कि वहाँ अंसार गया था लेकिन बीच बचाव करने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल बीच बचाव करने गया, क्योंकि वो यहाँ पर 12 साल रह के गया। अगर उसका मन में अगर कोई खोट रहता तो इन लोगों के ऊपर हादसा कर सकता था, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम सोचते हम सब भाई बहन हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं। घर कौन सा, जरा घर दिखाइए, कौन सा वाला घर है आपका? हमारा घर देखिए ये अंसार का घर है, मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी बिल्डिंग आपकी है। और ये बगल में किसका घर है? किनका? दीदी का घर है, ये दीदी का घर है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अंसार पर आरोप लग रहा है कि वो 4-5 लोगों के साथ वहाँ गया और बहस की और वहाँ हिंसा भड़क गई। मेरा नाम बीना है। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पर गोली चलाने वाला असलम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग हुए घायल। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने दंगा हत्या की कोशिश साजिश के तहत केस दर्ज किया। न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी, समझाने के बाद भी हुआ था पथराव। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, चुनावी रणनीति का। प्रशांत किशोर कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कल सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई थी मुलाकात। ज़ेलेंस्की पर सरेंडर करने के लिए या यूं कहें कि उन्हें रूस के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा सके। चेचन्या पर राज करने वाले रमजान कादिरोव रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सबसे भरोसेमंद है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन पर हमला करने के कुछ दिनों बाद ही पुतिन ने कादिरोव को जंग के मैदान में उतार दिया था। दावा ये किया गया कि पुतिन ने कादिरोव को मारिउपोल शहर पर कब्जे का आदेश दिया था। ये भी दावा किया गया कि पुतिन ने कादिरोव को तबाही मचाने की खुली छूट तक दे दी थी। पुतिन के इस आदेश के बाद चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर मारिउपोल शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। आसमान से लेकर जमीन तक इतनी भीषण जंग लड़ी गई कि एक आबाद शहर देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। बाद में कादिरोव की तरफ से ये दावा भी किया गया कि उसके लड़ाकों ने मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को पीछे धकेल दिया। मतलब ये कि चेचन लड़ाके अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मारिउपोल पर कब्जा नहीं जमा सके। जबकि पूरी दुनिया में कादिरोव के लड़ाके बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द तो इनके लिए छोटे हैं, क्योंकि जिस भी इलाके में चेचन लड़ाकों ने जंग के मैदान में मोर्चा संभाला, वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई दी। और तो और इनकी मदद के लिए चेचन की मीडिया भी यूक्रेन में तैनात है, जो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की बहादुरी और उनके जीते हुए इलाकों की लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। असल में चेचन की मीडिया पर रमजान कादिरोव का ही कंट्रोल है।
मतलब ये कि यूक्रेन में कादिरोव अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चेचन मीडिया का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चेचन मीडिया की तरफ से जंग की रिपोर्टिंग का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें उनके रिपोर्टर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के आशियानों को कवर करते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में उनके रिपोर्टर वहां के लोगों से बातचीत भी करते दिखे। हालांकि चेचन मीडिया सिर्फ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दबदबे वाले इलाके में अपनी कवरेज करती नजर आई। यही नहीं, वीडियो के आखिरी हिस्से में चेचन मीडिया के रिपोर्टर कादिरोव के लड़ाकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते दिखे। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से हमलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दिए। इस दौरान वहां Z साइन वाली एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी नजर आई। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अलग अलग दिशाओं से घेरने के लिए 2-2 के ग्रुप बनाकर उड़ान भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनमें एक हेलीकॉप्टर टारगेट को लॉक करता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उस हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर दिख रहा एक और हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया। इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिसाइल दाग दी और जैसे ही हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। और इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था, ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे, ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया
और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया।